नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस में। दोस्तों आज के इस वीडियो में 10th क्लास हिंदी का दोस्तों जो 2 मार्क्स वाला प्रश्न पूछा जाता है उसमें जो है दोस्तों टॉप वीवीआई यानी 100% आने वाला प्रश्न आज के इस वीडियो में करेंगे दोस्तों, ठीक है। इसलिए दोस्तों आपसे दिल से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और जो भी प्रश्न इसमें बताएं दोस्तों काफ़ी सटीक और सरल आंसर लिखा हुआ है। 1 से 2 बार आप पढ़ लीजिए, 100% आपको याद हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों अधिकांश प्रश्न इसी में से रहेगा, इसलिए आप वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा, एक भी क्वेश्चन स्किप मत करिएगा, ठीक है दोस्तों। और सभी का आंसर एकदम आसान लिखा हुआ है, इसलिए आप 1 से 2 बार जरूर से जरूर पढ़ लीजिए दोस्तों। आपका आराम से लिखकर पूरा यानी कि जो भी प्रश्न इसमें पूछा जाता है आप आसानी से लिख दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज का यह शानदार वीडियो हम शुरू करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। देखिए पहला प्रश्न पूछे रहे कि बहादुर अपने घर से क्यों भागा था। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, 100% आने का चांसेज है इस प्रश्न का। देखिए आपको आंसर लिखना है कि बहादुर एक अबोध बालक था जो नेपाल का था। उसकी माँ बहुत गुस्से वाली थी, ये वह बहादुर को हमेशा मारती पीटती थी और एक दिन बहस के कारण बहादुर को माँ ने काफ़ी पिटाई कर दी, जिससे उसकी मन जो है माँ से फट गया और वह अपने घर से भाग गया। इस तरह से आपको लिख देना है दोस्तों, ठीक है। आप इस जो आंसर लिखा हुआ है काफ़ी सटीक आंसर लिखा हुआ, इसी तरह से लिखिएगा, आपको 2 मार्क्स एकदम 100% मिलेगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा नंबर देखिए, दूसरा नंबर प्रश्न में पूछे थे कि वृक्ष और कवि में क्या संवाद होता है। तो देखिए आपको आंसर लिखना है कि कवि जब अपने घर कहीं बाहर से लौटता था तो उसको सबसे पहले उसकी नज़र घर के आगे स्थिर खड़ा एक पुराना वृक्ष पर पड़ती। उसे लगता मानो घर के आगे सुरक्षा प्रहरी खड़ा है। उसके निकट आने पर कभी उसका आभास होता मानो कि वृक्ष उससे पूछ रहा है कि तुम कौन हो। कभी उसका उत्तर देता मैं तुम्हारा दोस्त। इसी संवाद के साथ उसके निकट बैठकर भविष्य में आने वाले पर्यावरण संबंधित खतरों की संकेत करता है। इस तरह से आपको आंसर लिखना है, यानी कि वृक्ष और कवि के बीच में जो संवाद होता था दोस्तों वह क्या होता था। तो वह कहीं से भी जब कभी आता था तो उसको लगता था ना, उसको जो पेड़ जो खड़ा था घर के आगे उसको पूछता था कि तुम कौन हो, तो वह उत्तर देता जो कवि था वो मैं तुम्हारा दोस्त, ठीक है। इस तरह से जो कवि और वृक्ष था दो उसमें संवाद होता था, ठीक है। आप इसी तरह से आंसर लिखिएगा, 2 मार्क्स पे आपको 100% दिया जाएगा इतना अगर आप लिख देते हैं तो। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। मेरा अगला प्रश्न देखिए पूछा जा रहा है कि कहानीकार अमरकांत को क्यों लगता है कि नौकर रखना बहुत ही जरूरी हो गया था। तो देखिए आपको आंसर देना है कि लेखक की पत्नी निर्मला सवेरे से शाम तक खटकती रहती थी। सभी रिश्तेदारों के यहाँ नौकर देखकर लेखक को उनसे जलन भी हुई थी और नौकर नहीं होने के कारण लेखक उसकी पत्नी लगभग अपने को अभागे समझने लगे थे। इन परिस्थितियों में नौकर रखना बहुत ही जरूरी हो गया था। इस तरह से आप आंसर लिखिएगा। ये देखिए 2020 बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है, 100% इसे भी आने का चांसेज है, इसलिए आप लोग इसका आंसर याद रखिएगा। 2 मार्क्स इतना लिख दीजिएगा, 100% मिलेगा। चलिए देखिए अब अगला प्रश्न है, देखिए पूछा जा रहा है कि खोखा किन मामलों में अपवाद था। ये भी प्रश्न एकदम काफ़ी वीवीआई प्रश्न है, 100% आने का चांसेज है। देखिए उत्तर लिखना है कि सेन साहब एक अमीर आदमी थे। खोखा उनके बुढ़ापे के आग का तारा था, इसलिए मिसेज सेन ने उसे काफ़ी छूट दे रखी थी। खोखा जीवन के नियम का जैसे अपवाद था और इसलिए यह भी स्वाभाविक था कि वह घर के नियमों का भी अपवाद था। इस तरह से आपको आंसर लिखना था, यानी इसमें पूछे रहते खोखा जो है किन मामलों में अपवाद था। तो खोखा जो था सेन साहब अमीर यानी खोखा का क्या था, बेटा था, ठीक है। इस तरह से आपको आंसर यानी कि जो मिसेज सेन थी उसको जो है काफ़ी छूट दे रखे थे मिसेज सेन ही सब, ठीक है ना, खोखा को ही। तो इस तरह से यानी खोखा जो जीवन के नियम के जैसे अपवाद था उसी प्रकार जो था वह घर के नियमों का भी अपवाद था, ठीक है। इस तरह से आपको आंसर लिखना था। चलिए अब अगला देखिए मेरा देखते हैं क्वेश्चन पूछा कि डुमराव के महत्व किस कारण से है। तो देखिए आपको आंसर लिखना है कि डुमराव के महत्व शहनाई के कारण है। भारत रत्न सम्मानित शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां का जन्म डुमराव में हुआ है। शहनाई और डुमराव एक दूसरे के पूरक हैं। शहनाई बजाने के लिए जिस रीढ़ का प्रयोग होता है वह विशेषकर घास नरकट से बनाई जाती है, वह डुमराव के सोन नदी के किनारे पाई जाती है। इस तरह से आपको आंसर लिखना था, ठीक है। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। इसमें जो भी प्रश्न हम आपको करवाए हैं दोस्तों सभी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न एकदम 100% आने का चांसेज वही प्रश्न करवाए, ठीक है। आपको 10 प्रश्न पूछा जाएगा, उसमें 5 का आंसर लिखना है, ठीक है। इसमें हम जो टॉप महत्वपूर्ण प्रश्न सभी हम आपको करवा दिए हैं, इसलिए आप लोग वीडियो को देखिए और सारा प्रश्न जो इसमें करवाए सभी को याद कर लीजिए, ठीक है। इसका PDF हम आपको टेलीग्राम पे दे देंगे। अगर आप टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो जीटीएम क्लासेस आप सर्च करिए टेलीग्राम पे, वहाँ पे आएगा मेरा चैनल, वहाँ पे जुड़ जाएगा, नहीं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और दोस्तों अभी तक आप हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और अभी तक हमारे
हमारे इस यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से जरूर कर लीजिए। दोस्तों हमारा 70% स्टूडेंट जो होते हैं सिर्फ वीडियो देखकर छोड़ देते हैं, ठीक है, और 25% ही सब्सक्राइब करते हैं दोस्तों। इसलिए जो 70% में जो नहीं देख यानी सब्सक्राइब करके नहीं रखे हुए, प्लीज़ दोस्तों आपसे विनती कर रहे हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं। देखिए पूछा कि मंगम्मा को अपनी बहू के साथ किन बात को लेकर विवाद था। तो देखिए आपको आंसर लिखना है कि मंगम्मा को अपने बहू के साथ अधिकार को लेकर विवाद था। मंगम्मा अपने बेटे, पोते और बहू पर अपना अधिकार बनाए रखना चाहती थी, जिससे उसकी बहू मानने को तैयार नहीं थी। यही मंगम्मा और उसकी बहू में विवाद का प्रमुख कारण था। इस तरह से आपको बता देना था कि बहू और जो मंगम्मा में दोनों का विवाद का कारण था क्या था, तो अधिकार का लेकर कारण था, ठीक है ना। वो जो मंगम्मा थी यानी कि मंगम्मा जो थी वह जो है अपना बेटा पर, पोता पर, बहू पर सब पर अधिकार जमाना चाहती थी, लेकिन वह जो थी यानी कि उसका बहू को यह जो है तैयार नहीं थी कि, ठीक है ना, तो इसी को लेकर विवाद था। तो इस तरह से आपको आंसर लिख देना है, 2 मार्क्स एकदम आपको पक्का मिलेगा। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं। देखिए पूछा कि माँ मंगू को अस्पताल में क्यों भर्ती नहीं कराना चाहती। आपको देखिए आंसर एकदम सटीक आंसर लिखा हुआ है दोस्तों, थोड़ा सा लंबा है लेकिन आपको इस तरह से लिखना है कि उस जो कॉपी चेक करे उससे समझ में आ जाए, ठीक है ना। तो देखिए लिखा हुआ मैं माँ होकर सेवा नहीं कर सकती तो अस्पताल वालों क्या करेंगे। माँ अस्पताल की व्यवस्था से मन ही मन काँप जाती है। अस्पताल को जानवरों को गौशाला के रूप में समझती है। मंगू जन्म से ही पगली थी और बिस्तर पर पैखाना पेशाब कर देती थी। माँ को विश्वास था कि अस्पताल के डॉक्टर, नर्स आदि सभी अपना कोरम ही पूरा करेंगे, ठीक है। उसे कौन प्यार से खिलाएगा, सुलाएगा, बिस्तर भीगने पर कौन उसके कपड़े और बिस्तर बदलेगा। माँ के मन में इसी प्रकार के सवाल उठ रहे थे। इन्हीं कारणों से माँ मंगू को अस्पताल में भर्ती नहीं कराना चाहती थी, ठीक है। इस प्रकार आपको इसमें आंसर लिखना था, यानी कि भर्ती जो माँ जो थी वो मंगू को वो क्यों भर्ती नहीं कराना चाहती थी, इस तरह से आपको आंसर लिख देना है। इतना लिख दीजिएगा, 2 मार्क्स आपको मिल जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं फटाफट दोस्तों, हम देखते चल रहे हैं सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए अगला प्रश्न पूछा कि रस खान ने माली मालिन किन्हें और क्यों कहा। यह भी एकदम महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, 100% यह प्रश्न आएगा। देखिए आपको आंसर देना है कि कवि ने माली मालिन कृष्ण और राधा को कहा, क्योंकि कवि राधा कृष्ण के प्रेम युग को प्रेम भरे नेत्र से देखा है। कवि प्रेम को वाटिका मानते हैं और उस प्रेम वाटिका के माली मालिन कृष्ण राधा को मानते हैं। अतः कवि के प्रेम वाटिका को पुष्पित पल्लवित कृष्ण और राधा के दर्शन ही कर सकते हैं। इस तरह से आपको इसमें बताना था, यानी रस खान जो थे वो कवि जो है माली मालिन किन्हें मानते हैं, तो राधा कृष्ण को मानते हैं, ठीक है। इस तरह से आपको आंसर लिखना है, लिख दीजिएगा दोस्तों, 2 मार्क्स आपको मिल जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न में पूछा रहा कि सच्चे भारत की स्थापना के लिए भीमराव अम्बेडकर के किन विशेषताओं को आवश्यक माना है। तो देखिए आपको आंसर लिखा होगा सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए भीमराव अंबेडकर ने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व पर आधारित समाज को आवश्यक माना है। ऐसा समाज जिसमें सबों को हितों की रक्षा होनी चाहिए। उनका ख्याल है कि दूध पानी के मिशन की तरह भाईचारा होना चाहिए, तभी हम सच्चे लोकतंत्र की स्थापना कर सकते हैं। इस तरह से आप आंसर लिखेगा, आपको 2 मार्क्स आपको जरूर से जरूर मिले। 1 से 2 बार आप पढ़ लीजिएगा दोस्तों, सारा क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ एकदम काफ़ी सरल भाषा में लिखा हुआ है, इतना आसान लिखा हुआ है कि 1 से 2 बार आप पढ़ दीजिए, एकदम 100% आपको याद हो जाएगा, ठीक है। और यही सब प्रश्न रहने वाला है दोस्तों आपके एग्जाम में, तो आप मेहनत करके याद कर लीजिए। देखिए अगला प्रश्न देखिए पूछे कि बिरजू महाराज के जीवन में सबसे दुखद समय कब आया। तो देखिए आंसर लिखा, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, 2020 में पूछा हुआ है, 100% आने का चांसेज है। देखिए पूछे जब महाराज जी की बाबूजी की मृत्यु हुई तब उनके लिए बहुत दुखद समय व्यतीत हुआ। घर में इतने भी पैसे नहीं थे कि दसवां किया जा सके। उन्होंने 10 दिन के अंदर 2 प्रोग्राम किए, उन्हीं 2 प्रोग्राम से 500 रुपये इकट्ठा हुए, तब जाकर 10वां और 13वीं की गई। ऐसी हालत में नाचना और पैसा इकट्ठा करना महाराज जी के जीवन में सबसे दुखद समय आया हो। सोचिए दोस्तों, जिनका यानी कि पिताजी या बाबूजी का मृत्यु हो गया था महाराज जी का, बिरजू महाराज का, उस समय जो है बिरजू महाराज को नाचना पड़ा था, यानी कि उनके पास इतना भी पैसा नहीं था कि घर में जो 10वां जब क्रियाक्रम होता है उसे कर सके, ठीक है। तो इसलिए वो उस समय उनको नाचना, उस दुखद घड़ी में उनको नाचना पड़ा था और जाकर पैसा इकट्ठा करना पड़ा था, ठीक है। तो उसके लिए वही जो मानते हैं बिरजू महाराज के हमारे जीवन का सबसे दुखद समय था, ठीक है। इसलिए दोस्तों हम लोग को जितना हो सके मेहनत करना चाहिए। जो भी घड़ी चल रहा है दोस्तों, उसको ऐसा नहीं कि उसको करने का मतलब एक्सेप्ट करना चाहिए, उसको आप लड़िए उससे, ठीक है, कम्पीट कीजिए, तभी आप जीवन में बेहतर बन सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए अगला प्रश्न में पूछा कि सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकता है।
आपको आंसर देखिए लिखा हो कि मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत का दर्शन भारतीय ग्रामीण जीवन में हो सकते हैं, ना कि बड़े बड़े शहरों में जैसे मुंबई, कोलकाता आदि में। भारतीय ग्रामीण संस्कृति में सच्चा भारत निहित है, और क्योंकि सच्चाई, प्रेम, करुणा, असहयोग की भावना ग्रामीणों में कूट कूट कर भरा होता है, और इनके समीप होने से आनंद एवं उत्साह का भाव जागृत होता है। इनमें भारत के वास्तविक छवि झलकती है। ठीक है, इस तरह से आपको आंसर लिखना था। पूछा कि सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकते हैं, तो गाँवों में हो सकता है, ना कि बड़े बड़े शहरों मुंबई कलकत्ता में हो सकता है। ठीक है, जो गाँव के लोग होते हैं दोस्तों, उनमें जो है सच्चाई, प्रेम, करुणा, सहयोग के भावना ये एकदम कूट कूट कर भरा होता है। ठीक है, इस तरह से यानी कि उनके समीप रहने पर आनंद एवं उत्साह का भाव जागृत होता है। इस तरह से आपको बताना था कि भारत का जो छवि यानी कि वास्तविक छवि है कहाँ मिलेगा, वो कहाँ मिलेगा, तो गाँवों में मिलेगा। इस तरह से आपको आंसर लिखना था। इस तरह से लिखिएगा, काफ़ी सटीक आंसर लिखा हुआ है, सरल लिखा हुआ है, 1 से 2 बार पढ़ लीजिए, आपको याद हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं। अगला प्रश्न में देखिए पूछा रहा है कि सीता अपने ही घर में घुटन क्यों महसूस कर रही है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यानी दोस्तों इसमें सभी यानी कि जो भी आपका यानी कि पदखंड, गद्यखंड और वर्णिका सभी से हम इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न जो 100% आने का चांसेज है वही प्रश्न हम डिस्कस किए हैं, इसलिए सभी प्रश्न जो इसमें करवाएं दोस्तों सभी को याद कर लेना है। तो देखिए आंसर लिखा हुआ है कि सीता के पति मरते ही घर की स्थिति दयनीय हो गई, बेटों का आपसी भेदभाव उत्पन्न हो गए, वे केवल अपने पत्नी और संतानों में ही सिमटते गए, बहुओं की कड़वी बातें सीता को चुभती रहती है, सीता अपने ही संतान से दूर होती जा रही थी, और वह अपनी मन की बात किसी से नहीं कह सकती थी। यही कारण है कि सीता अपने घर में घुटन महसूस करती थी। यानी जब सीता के जो पति था दोस्तों उनका मृत्यु हो जाता है, तब वो जो है उनका घर का स्थिति दयनीय होने लगता है। ठीक है, वो जो बेटा सीता का जो बेटा था दोस्तों उनमें आपसी भेदभाव उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, और वह जो थे बेटे लोग थे वो सिर्फ पत्नी और संतानों में ही सिमट गए। ठीक है, बहुएं जो है सीता को कड़वी कड़वी बातें बोलने लगी। यही सब सोचकर जो है वो अपना दिल का बात है जो किसी को कह भी नहीं सकती थी, यही सब सोचकर जो है सीता को अपने घर में भी घुटन महसूस हो रहा था। तो इस तरह से आपको आंसर लिखना था। आप एकदम सटीक आंसर लिखा हुआ इसी तरह से लिखिएगा, 2 मार्क्स आपको पक्का मिलेगा। देखिए अगला प्रश्न पूछे कि मछली को छूने से संतु क्यों हिचक रहा था, तो उत्तर लेना है संतु अभी अबोध है। संतु को नहीं मालूम कि मछली काटती नहीं है, इसलिए वह मछली को छूने से हिचक रहा था। बड़े भाई के समझाने पर एक बार छूता है लेकिन झट से अपनी उंगली हटा लेता है। संतु का मन अभी भी डर बना हुआ, यानी संतु का मन अभी अबोध बालक था दोस्तों, उसको ये भी पता नहीं था कि मछली जो है यानी कि वो काटती है। ठीक है, यही कारण जो है मछली छूने से वो डर रहा था संतु। ठीक है, और एक बार छूने की कोशिश भी करता है लेकिन तुरंत अपना उंगली जो है हटा लेता है। इस तरह से आपको लिखना है आंसर। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। पूछा कि किन कारणों से बहादुर एक दिन लेखक के घर छोड़ गया। आंसर आपको देना है। देखिए लिखा हुआ है कि बहादुर सेवा भाव से परिवार के लोग प्रसन्न थे, लेकिन धीरे धीरे समय जैसे जैसे बीतता गया वो लोग परिवार के लोग बहुत बुरा बर्ताव करने लगे थे। ठीक है, यहाँ तक कि घर के सभी लोग गाली गलौज मारपीट भी करने लगे थे बहादुर के साथ। तो एक दिन चोरी के आरोप में लेखक महोदय ने भी उस पर यानी कि बहादुर पर हाथ छोड़ दिए थे। बहादुर इसी बात से आहत होकर घर छोड़कर चला गया था। इस तरह से लिखना, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण लिखा हुआ है। ठीक है, यानी आंसर सटीक लिखा हुआ इसी प्रकार लिखिएगा, 2 मार्क्स आपको जरूर दिया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं। पूछा कि बिरजू महाराज कौन कौन से वाद्य यंत्र बजाते थे। तो देखिए पंडित बिरजू महाराज हारमोनियम, तबला, सितार, गिटार और सरोद आदि वाद्य यंत्र बजाते थे। तो आप लोग इस तरह से लिखिएगा, इतना ही इसमें पूछा जा रहा था। और दोस्तों अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए दोस्तों। ठीक है, और हमारे यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिए। ठीक है, काफ़ी मेहनत से हम दोस्तों क्वेश्चन लिखते हैं आपके लिए, हम मेहनत करके दोस्तों वही क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं जो कि 100% एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो प्लीज़ दोस्तों आपका जिस तरह से करने का मतलब हम चाहते हैं दोस्तों कि आप एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाएँ। ठीक है, बस मेरा यही चाहते हैं। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम में यानी मार्क्स लाइए और अपना जो है अपना ज़िला में नाम रोशन कीजिए, अपना माता पिता का नाम रोशन कीजिए। ठीक है, अपना गांव मोहल्ला में अपना नाम कीजिए। ठीक है, यही हमारा चाहते हैं। तो इसलिए आप मेहनत करिए, अभी जो भी सब्जेक्ट बचा हुआ उसमें मेहनत करके जितना भी मैक्सिमम से मैक्सिमम आप उस यानी सब्जेक्ट में अचीव कीजिए। ठीक है, और सभी प्रश्न जो हम करवा रहे हैं दोस्तों आपको सब्जेक्टिव का ऑब्जेक्टिव का सभी का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया
हुआ है, संस्कृत का बचा हुआ है, हिंदी का बचा हुआ है, सभी का आप अच्छी तरह से देखिए, ठीक है ना। सभी में जो सब वही सब प्रश्न बताया हुआ जो कि 100% आने का चांसेज है, ठीक है। इसलिए आप लोग सभी वीडियो को देखिए फटाफट। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सभी आपको उपलब्ध है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। पूछा कि लेखक के द्वारा नाखूनों को अस्त्र के रूप में देखना कहाँ तक संगत है। तो देखिए आंसर लिखा, जब मनुष्य जंगली था तब उसे नाखून की आवश्यकता थी, उसकी जीवन रक्षा के लिए नाखून बहुत जरूरी था। असल में नाखून ही मनुष्य का अस्त्र था। उन दिनों उस नाखून का जूझना पड़ता था, प्रतिद्वंदियों को पछाड़ने के लिए नाखून ही काम आता था, यानी उस समय नाखून उसके लिए आवश्यक अंग था। यानी जैसे पहले, यानी कि कहने का मतलब मनुष्य जो था दोस्तों पहले क्या था, बंदर भालू था, तो उस समय यानी कि कोई भी अगर उस पर अटैक करता था यानी कि उस पर आक्रमण करता था तो वह नाखून के सहायता से वो अपना रक्षा करता था, ठीक है। रक्षा यानी कि जो भी प्रतिद्वंदी था उसे पछाड़ने के लिए नाखून काम आता था, ठीक है। इस तरह से आपको यानी जो लेखक द्वारा जो है नाखून को अस्त्र के रूप में दिखाना कहाँ तक संगत है, तो यही इस तरह से आपको आंसर देना था। इसी प्रकार लिखिएगा आप आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखिए। पूछे कि कवि को वृक्ष बूढ़ा चौकीदार क्यों लगता है। देखिए आंसर लिखा हुआ है। पूछे कि कवि कुंवर नारायण को वृक्ष बूढ़े चौकीदार की तरह लगता था क्योंकि उसकी छाल खुरदरी हो गई थी, उसकी तना जो है मैला कुचला हो गया था, एक सूखी डाल राइफल सी टंगी हुई थी। कवि एक वृक्ष के बहाने प्राचीन सभ्यता, संस्कृति एवं पर्यावरण की रक्षा की चर्चा की है और वृक्ष मनुष्यता, पर्यावरण और सभ्यता की प्रहरी है। इस प्रकार आपको आंसर लिखना, यानी जो है वृक्ष जो है बूढ़ा चौकीदार क्यों प्रतीत होता था कवि को। तो देखिए वृक्ष जो था दोस्तों उसका जो छाल था खुरदरी हो गई थी, उसका तना जो था दोस्तों मैला कुचला हो गया था, एक सूखी सी डाल जो था वो राइफल सी टंगी हुई थी। इस प्रकार जो है कवि को लगता है कि वृक्ष जो है एक बूढ़ा चौकीदार जो है उसके घर के आगे खड़ा था। इस प्रकार आपको आंसर देना है। चलिए अगला प्रश्न में देखिए लिखा हुआ है कि पूछा जाए कि कवि की दृष्टि में आज के देवता कौन और वह कहाँ मिलेंगे। आंसर देखिए लिखा हुआ है कि कवि रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार आज के देवता मजदूर और किसान हैं जो सड़कों पर गिट्टी तोड़ते हुए, खेत खलिहानों में काम करते हुए मिलेंगे, न कि मंदिरों और राजप्रसादों में। वह खून पसीना बहाकर देश हित के कार्य करते हैं और देश को सुखी बनाते हैं। इस प्रकार आपको लिखना था आंसर। इसी प्रकार लिखिएगा दोस्तों, 2 मार्क्स आपको पक्का मिलेगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न में पूछे थे कृष्ण को चोर क्यों कहा गया। कवि के अभिप्राय, कवि लिखा गया दोस्तों, कवि का यहाँ पे कवि होगा, कवि का अभिप्राय स्पष्ट करें। देखिए आपको आंसर लिखना है कि कवि रसखान कृष्ण और राधा के प्रेम में मंत्रमुग्ध हो गए हैं। उनके मनमोहक छवि को देखकर मन पूर्णतः उस युगल में रम जाता है। इन्हें लगता है कि देह से मन रूपी मंत्र मणि को कृष्ण ने चुरा लिया है। कवि का मन राधा कृष्ण के युगल जोड़ी में लग चुका है। अब लगता है कि यह शरीर मन चित्त रहित हो गया है, इसलिए चित्त हरने वाला कृष्ण को कवि ने चोर कहा। एकदम सटीक आंसर लिखा हुआ है दोस्तों, आप एकदम इतना सरल लिखा हुआ, आप 1 से 2 बार पढ़िए, आपको 100% याद हो जाएगा और 2 मार्क्स एकदम फटाक से आपको मिलेगा। बस इस प्रकार आप लिख दीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न करने से पहले दोस्तों आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर करिए और अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से जरूर कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पूछा है कि मनुष्य बार बार नाखून क्यों काटता है। आपको आंसर लिखना है कि मनुष्य निरंतर सभ्य होने के लिए प्रयासरत रहा है। प्रारंभिक काल में मानव एवं पशु एक समान थे, नाखून अस्त्र थे, लेकिन जैसे जैसे मानवीय विकास का आधार अग्रसर होती गई, मनुष्य पशु से भिन्न होता गया। उसके अस्त्र शस्त्र, आहार विहार, सभ्यता, संस्कृति, निरंतर नवीनता आती गई। वह पुरानी जीवन शैली को परिवर्तित करता गया और जो नाखून अस्त्र थे वह अब सौंदर्य के रूप में यानी रूप देने लगा। इनमें नयापन लाने, इसे संवारने और पशु से भिन्न दिखने हेतु नाखूनों को मनुष्य काट देता है। यानी कि जो है पहले जो था दोस्तों मनुष्य और मानव जो था वह पशु के एक समान था, ठीक है। उसका नाखून जो था अस्त्र था, ठीक है ना। उसके जो है अस्त्र शस्त्र, आहार विहार जो है, अब क्या हुआ कि जैसे जैसे बढ़ते गया, मानव बढ़ते गया, वो सभी में क्या हुआ, अस्त्र शस्त्र में, आहार विहार में, सभ्यता संस्कृति में बदलाव लाता गया मनुष्य, ठीक है। इस प्रकार जो था पहले जो नाखून जो अस्त्र के रूप में कार्य करता था, अब वो क्या कर सौंदर्य के रूप में यानी कि उसको उपयोग होने लगा, ठीक है। इस प्रकार करने का मतलब लिखना है। वीडियो में जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न था दोस्तों 2 मार्क्स वाला सारा आपको हम करवा दिए हैं दोस्तों। इतना जो प्रश्न करवाएं दोस्तों, इतना प्रश्न को आप सभी को अच्छी तरह से याद कर लीजिए। अधिकांश प्रश्न दोस्तों इसी में से रहेगा, ठीक है। तो आप लोग
पूरा प्रश्न जो करवाएं अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। और दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और आप हमारे यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।